गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी तक जितने भी चीज़ें आप सबको पढ़ाई गई, बताई गई, आप सब ने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर अप किया हुआ होगा और आपने अपने हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को भी क्लियर किया होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे बेटा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। जो ऐसे लॉ हैं बेटा, कुछ लॉ दिए जाते हैं आपको केमिस्ट्री में जिन्हें आपको समझना होता है, जिन्हें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कहा जाता है। तो इनके बारे में बात करते हैं और यहीं से हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे बेटा आपको कुछ टर्म्स समझने हैं, कुछ टर्म के बारे में जानना है और इन टर्म्स के बारे में आपको क्लियर अप होना है। अब क्या है बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? यानी क्या है कि दैट conditions which are generally formed by two or more than two element or compound that is combination। अब कहा यह जा रहा है कि ऐसा कंडीशन जो किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है भाई, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड के जुड़ने से। यानी जब ऐसा हो जाए बेटा कि दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड जुड़ जाए तो ये नेचर क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन। यानी जैसे मान लेते हैं ए और बी है, इससे क्या बन गया हमारा? सी। यानी ए और बी के मिलने से क्या मिला है? हमें सी मिला है ना। तो यानी ए और बी इसके मिलने से हो रहा है, यानी कंबाइन करने से हो रहा है, इसीलिए ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। अब इस कॉन्सेप्ट के लिए, केमिकल कॉम्बिनेशंस के लिए क्या हुआ बेटा कि कुछ स्पेसिफिक लॉज आए जिन्हें आप क्या कहते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ। क्या कहते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ। जिसमें बेटा सबसे पहला लॉ क्या था? पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी जो पहला लॉ था वो किस पे था? कंजर्वेशन ऑफ मास पे था। दूसरा जो लॉ था बेटा वो किस पर था? डेफिनेट प्रोपोर्शन। किस पर था? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक। जो तीसरा लॉ था वो क्या था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ क्या था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जो चौथा लॉ था बेटा वो क्या लॉ था? गे-लुसैक गैसियस वॉल्यूम लॉ। या सिंपल फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? गे-लुसैक लॉ। क्या कहते हैं बेटा? गे-लुसैक लॉ। क्या कहते हैं? गे-लुसैक लॉ। और जो फिफ्थ वन था हमारा वो क्या था? अवोगाद्रोज लॉ। क्या था? अवोगाद्रोज लॉ। ठीक। यानी ये स्पेसिफिक 5 लॉ हैं जो किसमें आपको समझना है? केमिकल कॉम्बिनेशंस में। किसमें समझना है बेटा? केमिकल कॉम्बिनेशन में। ठीक। अब इन सारे लॉ को आपको क्या करना है? क्लियर करना है और एक एक लॉ के बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहला लॉ आपका क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक। अब अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो
तो इसको सबसे पहले दिया किसने था? तो याद रखिएगा, गिवन बाय लेवोजायर। किसने दिया था? लेवोजायर ने दिया था। किसने दिया था बेटा? लेवोजायर ने। अब यह पूछा जाए कि किस ईयर में दिया था, तो कब दिया था? इन 1789। कब दिया था? 1789 में। यानी 1789 में लेवोजायर ने क्या लॉ दिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और क्या कहा इन्होंने कि इफ two element or compounds undergoes in chemical reaction, then the mass of reactant and product remains constant। यानी जो मास है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, बराबर रहता है, बदलता नहीं है। इस बात को बताया। तो इसीलिए इस लॉ को दूसरे फॉर्म में क्या कहते हैं? दूसरे फॉर्म में कहते हैं कि द मास ऑफ कंपाउंड और द मास ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यानी सिंपल से फॉर्म में मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कांट बी क्रिएटेड nor be destroyed, only it can change one form to another। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर जाएगा? बदल जाएगा। अब इस लॉ को क्या कहा गया? कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहां पे दूसरे कॉन्सेप्ट में समझे तो भाई हमने क्या लिया? ए लिया और क्या लिया? बी। क्या बना दिया? सी। अब ए और बी से क्या बन रहा है? सी। अगर मान ले इसका जो मास है वो कितना है? 50 ग्राम, और इसका भी मास क्या है? 50 ग्राम। तो भाई ये बताओ सी क्या होगा? भाई दोनों का मास का सम हो जाएगा ना। सी मतलब a प्लस बी से है, तो a प्लस बी करेंगे तो भाई 50 प्लस 50 यानी क्या आ जाएगा बेटा? 100 ग्राम। अच्छा, जब बेटा यहां पे हीट रिलीज या गेन नहीं हो रही है तब के कंडीशन की बात हो रही है। अगर मान लेते हैं इसने क्या किया? हीट को एब्जॉर्ब किया और तब ये रिएक्शन किया, तब यहां पे ये क्या हो जाएगा? C इक्वल टू a प्लस बी प्लस हीट। यानी इन सब को ऐड करने के बाद बनेगा। अगर मान लेते हैं बेटा ये क्या कर रहा है? a प्लस बी क्या बन रहा है? C, और C के साथ क्या निकल रहा है? हीट। तो यानी इन दोनों के मिलने के बाद ही ये C प्लस हीट हुआ है। यानी अगर हम सिर्फ C के कॉन्सेप्ट में बात करें तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी माइनस हीट हो जाएगा। तो ये जो कंडीशंस हैं इनको आपको समझना होता है किसमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। ये बात क्लियर? अब यहां पे दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद सेकेंड लॉ क्या था? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या था? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसके बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये किसने दिया था, तो याद रखना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट। यानी एक साइंटिस्ट हैं जोसेफ प्राउस्ट, इन्होंने क्या दिया? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब इन्होंने क्या कहा कि इफ 2 or more than 2 element
2 or more than 2 element undergoes in chemical reaction, undergoes in chemical reaction, then their respective ratio आर फिक्स्ड, यानी इनका जो रेस्पेक्टिव रेशियो है वो क्या होगा, फिक्स होगा। वो क्या होगा बेटा, फिक्स होगा। अब इसी चीज को यहां पे समझ लेना है। अब यहां पे जैसे मान लेते हैं ए और बी, इससे सी बनने का ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को यहां फॉलो करते हैं। अब आप बताना बेटा H2 प्लस O2 क्या बन गया, H2O। तो यहां पे आपको एक बात तो पता है ना कि अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर में क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है ना, यानी अगर रिस्पेक्टिव रेशियो की बात करें तो इनका क्या होगा, 2:1 आ जाएगा। क्या जाएगा, 2:1। अगर H2 और O2 ले रहे हैं तो इन्हीं को 2:1 के रेशियो में लेना है, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये रेशियो फिक्स हो जाएगा। अब यहां पे कैसे हो रहा है भाई, अब देखो हाइड्रोजन यहां क्या हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 2। अगर 4/2 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। रेशियो तो सेम आ रहा है ना 2:1 का। यानी अगर वाटर है तो वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो हैं इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। ऐसे ही आप कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने कहा CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन, इनका रेशियो भी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अब यहां से रेशियो निकाल लें तो क्या आएगा 1:2। यानी अगर जब भी कोई बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो दिमाग में आपको आ जाना चाहिए कि कार्बन यानी 1 और डाइऑक्साइड यानी यहां पे 2, तो इनका जो रिस्पेक्टिव रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:2 आएगा। अगर किसी ने कह दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो भाई कार्बन तो 1 ही होगा, मोनो का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो ऑक्सीजन 1। तो इस कंडीशन में रेस्पेक्टिव रेशियो क्या होगा, 1:1। ये बात क्लियर। यानी जो रिस्पेक्टिव रेशियो है किसका, एलिमेंट्स का किसी भी कंपाउंड में, वो क्या होना है, फिक्स होना है। और यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में किसने बतलाया था बेटा, जोसेफ प्राउस्ट ने। ये याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड किसके बारे में बात करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये किसने दिया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये किसने दिया, तो याद रखना ये दिया था साइंटिस्ट थे डाल्टन। और किस ईयर में दिया, 1803 में। किसमें दिया, 1803 में। और इन्होंने क्या कहा कि इफ 2 or more than 2 elements, 2 or more than 2 elements undergoes in chemical combination reaction, then for different type of compound, each element shows different ratio। अब कहा क्या गया, इन्होंने क्या कहा कि अगर बेटा ऐसा हो जाए कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट किसमें जा रहा है, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन में,
यानी केमिकली ये कंबाइन कर रहे हैं, केमिकली एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो जब ये केमिकली एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या हो रहा है कि ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाने लगते हैं। अब एक ही टाइप के कंपाउंड नहीं, कभी कभी ये एक दूसरे के साथ डिफरेंट टाइप के कंपाउंड भी फॉर्म करने लगते हैं। अब जो ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इनमें जो रिस्पेक्टिव रेशियो होता है इस एलिमेंट का, यानी जितने भी एलिमेंट है इनका जो रिस्पेक्टिव रेशियो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से डिफर होता है, यानी एक दूसरे के साथ सेम नहीं होता। ये बात क्लियर। अब इस चीज को इन्होंने कहा कि भाई जैसे हमने लिया हाइड्रोजन और क्या ले लिया, ऑक्सीजन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हम लोग जनरली दो फॉर्म की बात करते हैं, एक तो कहा जाता है वाटर, दूसरा क्या कहा जाता है, परऑक्साइड। अब यहां पे वाटर में क्या होता है कि वाटर में फॉर्मूला क्या है, H2O, परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, H2O2। अब है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही, यहां भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहां भी हाइड्रोजन है ऑक्सीजन। यहां पे हाइड्रोजन कितने 2 और ऑक्सीजन कितने 1। अगर इनका रेशियो निकालें तो क्या आएगा 2:1, यानी सेम एलिमेंट के कंपाउंड है ना H और O का, इस समय रेशियो क्या आया 2:1। यहां से अगर देखें बेटा तो 2 and 2, तो यहां से रिस्पेक्टिव रेशियो क्या निकल के आएगा 2:2, मतलब ये क्या हो जाएगा 1:1 आ जाएगा। अब यहां पे देखो ये रेशियो एक दूसरे से क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है, लेकिन एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। यहां भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहां भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एलिमेंट सेम हो लेकिन रिस्पेक्टिव रेशियो डिफर आ जाए तो ये किसमें आता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में। ये बात क्लियर। या आप बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के कंडीशन को समझो। यहां पे कार्बन कितने हैं 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 2। यहां पर कार्बन कितने हैं 1 और ऑक्सीजन क्या है 2। इसके लिए जो रेस्पेक्टिव रेशियो आएगा वो क्या आएगा 1:2 आएगा, और इसके लिए रिस्पेक्टिव रेशियो क्या आया 1:1 है। तो ये सिमिलर टाइप के एलिमेंट ना, लेकिन इनके लिए जो रिस्पेक्टिव रेशियो है वो क्या हो जा रहा है, डिफर हो जा रहा है। तो ये जो कंडीशन है इसी को किसमें समझा जाता है, इसे समझा जाता है बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में। किसमें समझा जाता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसके बाद बेटा फोर्थ वन आता है गे-लुसैक लॉ। गे-लुसैक गैसियस वॉल्यूम लॉ, गैसियस वॉल्यूम लॉ। ठीक। अब यहां पे बेटा क्या है गे-लुसैक गैसियस वॉल्यूम लॉ। इसके बारे में क्या किसने बताया था बेटा, गे-लुसैक ने बताया था। कब बताया था 1808, यानी इसके बारे में गे-लुसैक ने ही बताया है। और कब बताया है, इन 1808, 1808 में बताया है। और क्या बताया है, अब बेटा यहां पे इन्होंने क्या बताया है कि अगर बेटा ऐसा हो जाए रिस्पेक्टिव जो गैसेस है फॉर रिएक्शन इन बिटवीन टू गैसेस, रिएक्शन इन बिटवीन टू गैसेस, the respective ratio of gases volume are in simpler ratio। अगर इस बात को समझे तो क्या कहा गया कि अगर कोई ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो गैसेस रिएक्शन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करते हैं और वो किस रेशियो में है, सिंपल रेशियो में, तो जो कंपाउंड का वॉल्यूम होगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा किस पर, रिएक्टेंट पर। किस पर डिपेंडेंट होगा, रिएक्टेंट पर। अब अगर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर नहीं ऑक्सीजन, किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन, और क्या फॉर्म कर दिया, वाटर। क्या बनाया, वाटर बना दिया। अब यहां पे अगर ये कहा जाए कि जो हाइड्रोजन है मान लेते हैं कितना है 100 ml, ऑक्सीजन कितना है 50 ml,
तो वाटर कितना होगा बेटा, तो यहां पे याद रखना 100 ml। कितना हो जाएगा 100 ml। अब यहां पे ऐसा क्यों, अब एक कंडीशन है कि भाई जो गैसेस होते हैं, गैसेस में क्या होता है कि भाई नेचर होता है कि ये एक दूसरे के साथ अपने शेयरिंग बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, इनके पास एक नेचर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने का, तो इसकी वजह से भी ये कर लेते हैं। तीसरा जो यहाँ पे मेन कंडीशन है, यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन का जो रिस्पेक्टिव रेशियो है ये क्या है 2 और हाइड्रोजन का क्या है 1। अब इन दोनों के मिलने से एक रेशियो में ही वैल्यू आएगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये 100 है और ये 50, तो यहाँ पे भाग तो ये 50 का ये तो लेगा, इसका कितना हो जाएगा 50 ही होगा, तो 50 + 50 क्या हो जाएगा 100। इसी वजह से क्या होता है कि इस कंडीशन में आपको एक बात ये ध्यान देनी होती है कि अगर आप दो गैसेस को लेते हैं और इन दो गैसेस को लेने के बाद इस गैसियस रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं, तो जो गैसियस वॉल्यूम होता है वो डिपेंडेंट हो जाता है किस पर, रिएक्टेंट पर। किस पर डिपेंडेंट हो जाता है, रिएक्टेंट पर। ये बात क्लियर। अब बेटा जो लास्ट लॉ है वो क्या है, लास्ट लॉ क्या है भाई, लास्ट जो 5th वन था मैंने आपको क्या बताया, अवोगाद्रोस लॉ। क्या बताया था, अवोगाद्रोस लॉ। अब ये लॉ बेटा स्पेसिफिक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ज्यादा जानना है, थोड़ा डीप में जानना है। अब अगर आपसे पूछा जाए ये लॉ किसने दिया था, तो नाम ही है ना अवोगाद्रोस। अवोगाद्रो ने दिया था। कब दिया था, इन 1811 में दिया था। और क्या बताया कि when 2 or more than 2 elements or compounds are placed at same temperature and same pressure, then the number of atoms or molecules are same। अब कहा यह गया कि अवोगाद्रो ने क्या कहा कि अगर दो एलिमेंट या कंपाउंड ले लें, जैसे मान लो हमने ले लिया A एंड B, इसके लिए भी टेम्परेचर T और इसके लिए भी टेम्परेचर T, इसके लिए भी प्रेशर P और इसके लिए भी प्रेशर क्या हो गया P हो गया। तब क्या होगा कि जो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, नंबर ऑफ एटम है, मान लेते हैं क्या है X, तो वही किसके पास होंगे, B के पास। तो यानी यहां से आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि x = x का कॉन्सेप्ट है। यानी अगर हम अवोगाद्रो लॉ के कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट में आपको एक बात समझ में आएगी कि बेटा जब भी आप 2 या 2 से अधिक एलिमेंट लेते हैं या कंपाउंड लेते हैं, और किस पर लेते हैं, आप सेम टेम्परेचर पे लेंगे, सेम प्रेशर पे लेंगे, तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ एटम होंगे और मॉलिक्यूल होंगे, जो एटम है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, वो एक दूसरे के क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों होंगे बेटा, इसके लिए आपको एक कंडीशन ध्यान देना होगा, एसटीपी। क्या ध्यान देना होगा, एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम, और साथ में किसके बारे में, वॉल्यूम के बारे में। अगर टेम्परेचर स्टैंडर्ड है तो यानी यहां पे हम क्या ले लें भाई, रूम टेम्परेचर यानी क्या मानते हैं 298 केल्विन। प्रेशर को क्या मान लें, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, और वॉल्यूम को यहां पे क्या लेना पड़ता है 22.4 लीटर। तो ये जो कंडीशन है, अगर इस कंडीशन को आप फॉलो करते हैं बेटा, तब आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि अगर अवोगाद्रोस लॉ के अकॉर्डिंग आप बात करते हो तो यहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं,
फिर यहां पे बेटा आपको एक कंडीशन समझना होगा। क्या समझना होगा? मोनो एटॉमिक एलिमेंट, बाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक, ये 3 स्पेसिफिक कंडीशन समझने हैं। यानी अब यहां पे जब बोला जाए मोनो एटॉमिक, यानी नंबर ऑफ एटम क्या होंगे? 1 होंगे। अब एक को अगर किसी कंडीशन को, किसी भी एलिमेंट्स को मोनो एटॉमिक कंडीशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग सिंपल सा, अब यहां पे जैसे मान लो हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? Na, यानी Na के आगे और पीछे कोई नंबर नहीं है, तो अगर जनरली ऐसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये क्या है? मोनो एटॉमिक। बाई एटॉमिक में जैसे मान लो हमने क्या रिप्रेजेंट किया? H2। H के नीचे मैंने क्या मेंशन कर दिया? 2, यानी 2 मेंशन किया, तो H2 यानी ये किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा? बाई एटॉमिक। अगर हम पॉली एटॉमिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने क्या रिप्रेजेंट किया? S4। S के नीचे हमने क्या मेंशन कर दिया? 4, तो 4 यानी ये मोर देन 2 है ना, मोर देन 2 को क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक। ऐसे ही जैसे बेटा O3, O के नीचे हमने क्या मेंशन कर दिया? 3, ऐसे ही P4, S8, यानी ये जो भी नंबर है, S6, ये सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पॉली एटॉमिक। अब S2, O2, N2, F2, ये सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे? बाई एटॉमिक। ऐसे ही Na, K, Li, Ca, ये सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे? मोनो एटॉमिक। अब ये तो एटॉमिक कंडीशन में है। मॉलिक्यूलर कंडीशन में भी अगर बात करें तो मोनो एटॉमिक यानी मोनो मॉलिक्यूलर कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, बाई एटॉमिक बाई मॉलिक्यूलर कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन पॉली मॉलिक्यूलर में आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि अगर पॉली मॉलिक्यूलर की बात हो रही है तो यहां पे डिफरेंट एटम की बात कर लेना। जैसे मान लो PO4, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन, ये 2 अलग अलग टाइप के क्या हैं? एलिमेंट है, तो इसलिए इन्हें किसमें रखा जाएगा? पॉली मॉलिक्यूलर में। SO4, ये भी क्या होंगे? पॉली मॉलिक्यूलर। CO3, ये भी क्या होंगे? पॉली मॉलिक्यूलर। तो ये जो कंडीशंस हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं मोनो एटॉमिक, बाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, साथ ही साथ मोनो मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर एंड पॉली मॉलिक्यूलर कंडीशन को। ये बात क्लियर? तो बेटा अभी तक आज के डेट में हम लोगों ने आपसे किसके बारे में बात किया? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। बेटा आप सब जितने भी लॉ आज आप सबको बताए गए, सारे लॉज को आप कंफर्म करना, क्लियर करना, और जो भी डाउट हो आप जरूर मैसेज करना, ठीक है? तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट भी आप सबको समझ में आया होगा, और इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा ज्यादा प्रमोट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।